आज के इस वीडियो के अंदर हम MPSC 003 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो भी आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आपने अपने MA पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए नोट्स या गेस्ट पेपर्स को परचेज नहीं किया है तो आप हमारे इस नंबर से मेरी टीम को व्हाट्सएप करके अपने लिए नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हो और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, जो गेस्ट पेपर्स हैं वो आपके जून 2026 एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग है और जो हमारे नोट्स होते हैं उसके अंदर आपको सारे जो चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स की समरी मिल जाती है एकदम इजी लैंग्वेज में। ओके, सो आपको सिर्फ क्या करना है कि हमारा जो व्हाट्सएप है उस पर आपको हाई सेंड करना है। आगे मेरी टीम आपको बता देगी कि क्या प्रोसेस है, किस चीज में क्या फीचर्स हैं एंड प्राइसेस वगैरह भी। सो नाउ गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा, बिकॉज 1 2 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि मैंने ना लाइव क्लासेस अपने लाइव चैनल पे स्टार्ट कर दी हैं और कल हमारी जो है MPSC 001 की पहली लाइव क्लास उस चैनल पे आ चुकी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और स्कॉलरली माइंड्स लाइव चैनल पे जाना है और जब आप लाइव पे जाओगे तो वहां पे आपको जो भी हमारे लाइव लेक्चर्स अभी तक हुए हैं वो मिल जाएंगे और जो आपकी आगे फ्यूचर में लाइव क्लासेस आएंगी वो मिल जाएंगी। लाइव क्लासेस के शेड्यूल्स एंड व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लो ताकि वहां पे आपको लाइव के शेड्यूल भी मिल जाएंगे। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट फाइनली आपके लिए पता है क्या है? इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उन सबको फॉलो कर लेना और इस वीडियो को देखो, देन मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। क्वेश्चन है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन, एग्जामिन रूसो अटेम्प्ट टू रिकंसाइल लिबर्टी विद अथॉरिटी। तो रूसो ने बोला कि जो मैन है वो फ्री पैदा हुआ था लेकिन जब भी हम कहीं पे भी जाके देखते हैं तो दे आर इन चेन। तो रूसो का इस लाइन से क्या मतलब है, इसमें लिबर्टी और अथॉरिटी के साथ उन्होंने कौन से लिंक को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है? सो जीन जैंक रूसो सेज दैट ह्यूमंस आर नेचुरली फ्री। वो क्या कहते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो नेचुरली फ्री होते हैं बट सोसाइटी एंड गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट दिस फ्रीडम। लेकिन जो सोसाइटी होती है, ठीक है, समाज और जो शासन होता है वो उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। तो हिज मेन क्वेश्चन इज हाउ कैन पीपल रिमेन फ्री वाइल लिविंग अंडर अथॉरिटी। जैसे कि आज हम राज्य की अथॉरिटी के अंतर्गत रहते हैं, ठीक है, तो हम कैसे खुद को स्वतंत्र कहते हैं जब हम किसी के अधीन हैं ऑलरेडी। ये क्वेश्चन वो उठाते हैं। तो रूसो का जो फ्रीडम का आइडिया है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो रूसो है दोस्तों वो नेचुरल फ्रीडम की बात करते हैं। तो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र और समान होते हैं, फिर समाज में स्वतंत्रता का नुकसान होता है। सोसाइटी समाज में इनइक्वालिटी क्रिएट करती है, लॉज एंड कंट्रोल क्रिएट होता है, जो व्यक्ति की नेचुरल जो फ्रीडम है उसे क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, तो समाज असमानता, कानून और नियंत्रण के कारण स्वतंत्रता को सीमित करता है। तो ये हो गया आपका रूसो का आइडिया ऑफ फ्रीडम, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसके वो नेचुरली फ्री है और वो सब इक्वल होते हैं स्टेट ऑफ नेचर में। नेचर ने सबको इक्वल बनाया था, बट जब हम किसी समाज में जाते हैं तो वहां पर ये सारी जो असमानताएं हैं वो सब क्रिएट होती हैं जिसकी वजह से हमारी जो नेचुरल फ्रीडम है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो रूसो अब यहाँ पर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देते हैं जिसे हम कहते हैं सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, जिसके ऊपर आपको एक अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको रूसो की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। तो रूसो प्रपोज करते हैं दैट पीपल एग्री टू फॉर्म अ सोसाइटी थ्रू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि जब सारे व्यक्ति स्टेट ऑफ नेचर में थे, जब सारे व्यक्ति स्टेट ऑफ नेचर में थे वो सभी फ्री थे, आजाद थे अपनी मर्जी का काम करने के लिए। लेकिन फिर एक दिन क्या होता है कि हम लोगों ने क्या किया कि अपनी जो कुछ फ्रीडम्स हैं उन्हें क्या कर दिया, हमने गिव अप कर दिया। ठीक है, कुछ फ्रीडम्स को हमने गिव अप कर दिया क्योंकि हमें उसके बदले में कुछ स्टेट से प्रोटेक्शन भी मिल रही थी, है ना। आज अगर हम स्टेट के सामने अपनी कुछ फ्रीडम्स को गिव अप कर देते हैं तो इन रिटर्न राज्य हमें प्रोटेक्ट भी तो करता है ना कि हमारे साथ अन्याय ना हो। तो इंडिविजुअल्स
गिव अप सम पर्सनल फ्रीडम्स, इन रिटर्न दे गेट सिविल फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन। तो ये होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो स्टेट और लोगों के, इंडिविजुअल्स के बीच में एक तरीके का जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर आपकी क्या आती है, जनरल विल, यानी कि सामान्य इच्छा जो है उसकी बात करेंगे। सामान्य इच्छा का मतलब होता है कि जो लॉ है, कानून ऐसे होने चाहिए जो कॉमन इंटरेस्ट को पूरा करे, मतलब हर एक व्यक्ति का जो हित है उसका प्रतिनिधित्व करे, ऐसा कानून होना चाहिए। हर एक व्यक्ति में महिला, ठीक है, बच्चे आपके हो गए, और जो है जो भी लोग गरीब हैं वो, या जो मार्जिनलाइज्ड हैं, हर एक तरीके से कोई भी जो व्यक्ति है सबके इंटरेस्ट पूरे होने चाहिए। जनरल विल वही है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत। obeying laws made by general will means people are actually obeying themselves। तो सामान्य इच्छा द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना मतलब स्वयं की इच्छा का पालन करना होता है। उसके बाद सो अथॉरिटी बिकम्स लेजिटिमेट ओनली व्हेन इट एक्सप्रेसेस द जनरल विल। तो सत्ता तभी वैध होती है जब वह सामान्य इच्छा को दर्शाती है। अब रूसो का आता है रिकंसिलिएशन ऑफ लिबर्टी एंड अथॉरिटी। सो यहाँ पे वो कहते हैं कि पीपल आर नॉट लूजिंग फ्रीडम, बल्कि वो उस फ्रीडम को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो लोग स्वतंत्रता खोते नहीं बल्कि उसे नए रूप में बदलते हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता से नागरिक और नैतिक स्वतंत्रता मिलती है। सत्ता इसलिए स्वीकार की जाती है क्योंकि वह सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब कि अगर आज हम किसी भी सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं तो वो केवल मेरी एक अकेले व्यक्ति की इच्छा नहीं है, वो क्या है, सामूहिक जो इच्छा है उसका प्रतिनिधित्व कर रही है। सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करे मतलब हम सबने मिलकर उसको चुना है, इस वजह से हम उसके अधीन रहना पसंद करते हैं। इन रिटर्न हमें वहां से क्या मिलती है, प्रोटेक्शन भी मिलती है। फिर आपको इसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। अब क्या होता है कि मेजॉरिटी के रूल का थोड़ा सा खतरा होता है इसके अंदर। जनरल विल समटाइम्स जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं उन्हें इग्नोर कर देता है। और एक ये बहुत ही आदर्शवादी विचार है, क्योंकि ये जानना कि ट्रू जनरल विल क्या है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और जनरल विल के नाम पर स्टेट की पावर कभी कभी ऑप्रेसिव बन जाती है और तानाशाही की संभावना बढ़ जाती है। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि जो रूसो हैं उन्होंने ही ट्राइड टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश की बिटवीन लिबर्टी एंड अथॉरिटी थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड जनरल विल। तो उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट लाए, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट और जनरल विल का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। उसके माध्यम से उन्होंने इन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश की है। सो ही बिलीव्स, उनका क्या विश्वास है कि रियल फ्रीडम जब आती है जब लोग कानूनों का पालन करते हैं, जो कानून उन्होंने खुद ही बनाए होते हैं। ठीक है, तो सच्ची स्वतंत्रता वही है जब लोग अपने बनाए हुए कानूनों का पालन करते हैं। तो इस तरीके से आप एक आंसर देखो, सिर्फ इसके अंदर पॉइंट्स हैं, इन डिटेल आंसर्स ये नहीं होते यूट्यूब पे हमारे। बाकी आपको गेस्ट पेपर्स एंड नोट्स वगैरह में सब कुछ काफी डिटेल में मिल जाता है। तो यूट्यूब पे मेरा मेन मकसद होता है कि आपने जो चीजें पढ़ रखी हैं आप फटाफट से उसको रिवाइज कर लो, आपको लास्ट मिनट की प्रिपरेशन के लिए कुछ पॉइंट्स मिल जाएं, जिन पॉइंट्स का यूज करके आप एक परफेक्ट आंसर एग्जाम में लिख सको। ठीक है, फिर हमें अगला क्वेश्चन करना है जहां पे आपको एग्जामिन करना है इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स as explained by Tocqueville. So Alexis de Tocqueville studied democracy and particularly highlight the role of religion. तो उन्होंने जब डेमोक्रेसी को स्टडी किया तो डेमोक्रेसी के अंदर रोल ऑफ रिलीजन की बात की कि जो धर्म है वो किस प्रकार से नैतिक व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, राजनीतिक स्थिरता और नैतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और मॉरल ऑर्डर को बनाए रखने में। सो अकॉर्डिंग टू हिम, religion is not the enemy of democracy but an important support system for it। तो ये एक ही लाइन काफी है उनके व्यूज को डिस्क्राइब करने के लिए, जो कहती है कि जो धर्म है वो डेमोक्रेसी का एनिमी नहीं होता बल्कि एक सिस्टम होता है। धर्म लोकतंत्र का विरोधी नहीं बल्कि उसका क्या होता है, सहायक होता है। धर्म एक नैतिक आधार के रूप में हम बात करेंगे तो टॉकविल के अनुसार धर्म ऐसे नैतिक मूल्य प्रदान करता है जो राजनीतिक जीवन को दिशा देते हैं। ठीक है, टॉकविल आर्ग्यूज दैट रिलीजन प्रोवाइड्स मॉरल वैल्यूज
विच गाइड्स द पॉलिटिकल लाइफ। वो हमें ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। और जो लीडर्स हैं वो पावर का मिसयूज ना करें, सत्ता के दुरुपयोग को धर्म रोकता है, ऐसा उनका कहना है। कि जो धर्म है वो क्या कर रहा है, मॉरल वैल्यूज को प्रोवाइड कर रहा है, जो आगे पॉलिटिकल लाइफ को गाइड कर रहे हैं, एक दिशा प्रदान कर रहे हैं। रिलीजन सपोर्ट करता है डेमोक्रेसी को, कि डेमोक्रेटिक जो आपके फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली हो सके। तो धर्म नागरिकों के व्यवहार को सुधार कर लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। यह नागरिक कर्तव्य और भागीदारी को बढ़ावा देता है। यह कानून और संस्थाओं के प्रति सम्मान को भी बढ़ावा देता है। उसके बाद व्यक्तिवाद पर नियंत्रण, यानी कि टॉकविल ने क्या बोला कि एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म का डर रहता है डेमोक्रेसी में। तो जब हम धर्म से जुड़ जाते हैं ना, तो हम अपने बारे में ना सोचकर हम अपनी पूरी कम्युनिटी के बारे में सोचने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि जो धर्म है वो समुदाय और एकता की भावना पैदा करता है। यह व्यक्तियों को समाज से जोड़ता है और अलगाव को रोकता है। ठीक है, सो इट कनेक्ट्स इंडिविजुअल्स टू सोसाइटी एंड इट प्रिवेंट्स आइसोलेशन। रिलीजन इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है पॉलिटिकल अथॉरिटी को, सो बाय क्रिएटिंग ओबीडियंस टू मॉरल रूल्स। जब लोग धर्म के जो रूल्स हैं उनका क्या करते हैं, पालन करते हैं, कहीं ना कहीं वो अप्रत्यक्ष रूप से अपने धर्म को पालन करते हैं। तो टॉकविल कहते हैं कि यहाँ पे जो रिलीजन है वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि मान लो लोग हैं तो वो किसी भी राजा का सम्मान करते हैं। अगर राजा अपने आप को धर्म से जोड़ लेता है तो राजा के बनाए गए रूल्स को लोग और ज्यादा अच्छा मानते हैं और ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बट ओवरऑल फाइनली वो सपोर्ट करते हैं कि चर्च और स्टेट को अलग अलग होना चाहिए। तो टॉकविल चर्च और राज्य के अलगाव के पक्ष में थे। सो नाउ ओवरऑल हम क्या देखेंगे कि इसको क्रिटिकली भी एग्जामिन करेंगे, बिकॉज एग्जाम में क्रिटिकल एग्जामिनेशन का अलग से भी आ जाता है। तो सबसे ज्यादा जो चीज यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वो क्या है कि इसमें ना हस्तक्षेप का खतरा रहता है। हस्तक्षेप का खतरा क्या है कि अगर कुछ ज्यादा ही मतलब रिलीजन घुस जाएगा ना पॉलिटिक्स में, तो एक इश्यू अराइज होगा कि सेक्युलर गवर्नेंस नहीं हो पाएगा, संघर्ष की संभावना बढ़ेगी। अलग अलग जो रिलीजन्स होते हैं उनकी वजह से पॉलिटिकल टेंशंस बढ़ जाएंगी। In modern democratic states, religion is often separated from politics for neutrality. और आधुनिक लोकतंत्रों में निष्पक्षता के लिए धर्म और राजनीति को अलग रखा जाता है। तो अगर हमें निष्पक्ष रूप से शासन करना है तो हमें धर्म और राजनीति को अलग रखना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, डेमोक्रेटिक नेशन बन पाओगे, डेमोक्रेसी को बढ़ावा दे पाओगे। तो दो तीन चीजें हो जाती हैं कि इंटरफेरेंस का रिस्क रहता है, कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और आधुनिक जो आलोचना है, मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स कहते हैं कि रिलीजन को अलग रखना चाहिए ताकि पॉलिटिक्स में न्यूट्रलिटी बनी रहे। तो फाइनली हम क्या समझ चुके हैं कि जो टॉकविल है वो धर्म को राजनीति में स्थिरता लाने वाली शक्ति मानते हैं। यह नैतिक मार्गदर्शन देता है, लोकतंत्र को मजबूत करता है और व्यक्तिवाद को नियंत्रित करता है, लेकिन इसे सीधे राजनीतिक नियंत्रण से अलग रहना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट जो पॉलिटिकल कंट्रोल है उससे इसको सेपरेट रहना चाहिए। देन हमारा अगला क्वेश्चन है जहां पे हमें जो आपके इम्यूनल कांत हैं उन्होंने एक कॉन्सेप्शन दिया था जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ राइट्स। ठीक है, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो इम्यूनल कांत idea of right is based on morality, reason and universal principles। किन किन चीजों पर बेस्ड है ये? मॉरलिटी, रीजन पर बेस्ड है और बेस्ड है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर, यानी कि नैतिकता, तर्क और सार्वभौमिक सिद्धांतों पर बेस्ड है, कि ऐसी चीजें जो सार्वभौमिक हो, सबके लिए हो, और रीजनिंग पे ज्यादा बल देना। तो उनका क्या विश्वास है कि जो ह्यूमन के एक्शंस होते हैं दे शुड फॉलो लॉज दैट कैन बी अप्लाइड इक्वली टू ऑल रैशनल बीइंग्स, कि कानून ऐसा होना चाहिए जो इक्वल तौर पे हर किसी के ऊपर अप्लाई हो सके, तर्क संगत प्राणियों पर समान रूप से लागू हो सके।
अब यूनिवर्सल लॉ क्या है, सार्वभौमिक कानून क्या है? तो कांत का सार्वभौमिक कानून का अर्थ है कि कोई भी नियम तभी नैतिक रूप से सही है जब उसे बिना विरोधाभास के सभी के लिए लागू किया जा सके। ठीक है, मैक्सिमम जो है सबसे ज्यादा लोगों तक उसको लागू किया जा सके, वो आपका यूनिवर्सल लॉ होता है। फॉर कांत राइट्स आर बेस्ड ऑन फ्रीडम इक्वालिटी ऑफ रैशनल बीइंग्स। कांत के अनुसार अधिकार तर्क संगत मनुष्यों की स्वतंत्रता और समानता पर आधारित होते हैं। हर व्यक्ति में जन्मजात गरिमा होती है, अधिकार शक्ति या स्थिति पर निर्भर नहीं होते हैं। तो हमारे अंदर ऑलरेडी डिग्निटी होती है, जो हमारे अधिकार होते हैं वो किसी भी शक्ति या स्थिति पर निर्भर नहीं करते। ओवरऑल ये कह रहा है कि जो भी धरती पर रैशनल बीइंग्स है ना, उन सभी के पास क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। तो कांत ये जो राइट्स है इसको मॉरल लॉ एंड जस्टिस से भी रिलेट करता है। तो वो कहते हैं कि कोई भी राइट हमारा जब भी वैलिड होता है ओनली इफ इट कैन बी यूनिवर्सली जस्टिफाइड। आज मैंने किसी को कोई अधिकार दे दिया तो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, कोई अधिकार तभी वैध है जब उसे सार्वभौमिक रूप से उचित ठहराया जा सके। नो पर्सन शुड बी ट्रीटेड मेयरली एज मीन्स टू एन एंड। किसी व्यक्ति को केवल साधन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ओके, और जो भी इंडिविजुअल की स्वायत्ता है वो इम्पॉर्टेंट होती है। फिर आता है कि फ्रीडम और लॉ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट, ये सब हम समझ चुके हैं। ठीक है, फिर एक चीज उन्होंने बताई है किस चीज के बारे में, कि फ्रीडम और लॉ भी रिलेटेड है। तो वो कहते हैं कि कानून जो होता है ना, वो आपकी फ्रीडम पे किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कांत कानून को स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं मानते। वो कहते हैं कि ट्रू फ्रीडम का मतलब होता है ओबीडियंस टू रैशनल लॉज वन गिव्स टू वन सेल्फ, कि जो हम उन कानूनों का पालन करते हैं जो हमने खुद को ही दिए होते हैं। जो लॉज है वो प्रोटेक्ट करता है इक्वल फ्रीडम फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। खुद को ही दिया होता, समझ रहे हो कि व्यक्ति ही तो कानून बनाता है व्यक्तियों के लिए ही। तो सच्ची स्वतंत्रता वही है जब व्यक्ति अपने द्वारा दिए गए तर्कसंगत कानूनों का पालन करता है। फिर आपका इसका आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे तो कांत का आइडिया हमें काफी ज्यादा थियोरेटिकल और डिफिकल्ट लगता है, वो रियल पॉलिटिक्स में अप्लाई नहीं हो सकता। हमें उसमें कठोरता यानी कि रिजिडिटी देखने के लिए मिलती है। कांत जो है वो ड्यूटी पे फोकस करते हैं, आउटकम्स पे नहीं करते। दिस में लीड टू इम्प्रैक्टिकल डिसीजंस। तो कांत का आइडिया अगर हम अप्लाई करेंगे तो काफी सारे इम्प्रैक्टिकल डिसीजंस हम ले लेंगे। तो ओवरऑल उन्होंने भले ही एक मॉरल फाउंडेशन रखी है जस्टिस की, जो बेस्ड है रीजन, इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी पे, ऑल्दो काफी ज्यादा आइडियलिस्टिक है, बट ये एक पावरफुल गाइड की तरह काम करता है ह्यूमन राइट्स की थ्योरी में। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार सिद्धांत के अंदर उनका जो आइडिया है वो काफी ज्यादा हम क्या देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि कोई भी राइट तभी जस्टिफाई हो सकता है जब वो वैलिड हो सकता है, जब वो यूनिवर्सली जस्टिफाइड हो। किसी व्यक्ति को केवल साधन के रूप में हम नहीं देख सकते, और हमें हर एक व्यक्ति की स्वायत्ता का सम्मान करना आवश्यक होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो आपको टेंशन नहीं लेनी। अभी जब मैं फाइनल रिवीजन क्लास करवाऊंगी तो आप एक बार उसको जरूर देखना, लाइव चैनल पे वो आएगी। तो वहां पे क्या होगा ना कि आपकी जो चीजें, जो आपके डाउट्स हैं वो वहां पे क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज हम वहां पे क्वेश्चंस को दोबारा से रिपीट करेंगे। उसके अलावा मैं कोशिश करूंगी कि उसको और ज्यादा इजी बनाऊं, थोड़ा सा और टाइम लेके। ठीक है, तो भले ही अभी आपको ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है, बट अभी इतना इंपॉर्टेंट है कि जो आप पढ़ रहे हो आप उसको नोट डाउन कर लो, पॉइंट्स वगैरह बना लो, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो हम बताएंगे वही आएगा, बट स्टिल हम अपनी साइड से पूरी कोशिश करते हैं।